कहानी की शुरुआत लियान नाम की लड़की को दिखाते हुए होता है, जो चीन के एक छोटी सी जगह से है। लियान अपने माँ बाबा और दादा के साथ रहती है। लियान की माँ उसी के स्कूल के एक डिपार्टमेंट में काम करती है और उसके बाबा और दादा मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। रेस्टोरेंट के ऊपर ही उनके 2 कमरों का घर है। छोटा होने के बावजूद भी उनका रेस्टोरेंट बहुत चलता है, क्योंकि उसके बाबा के पास एक सीक्रेट रेसिपी है जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताई। लियान के बाबा दरअसल एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, मगर परिवार के हालात और पैसों की तंगी की वजह से वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाए। यहाँ आने से पहले उसके बाबा का कहीं और रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहाँ पर वो पहली बार लियान की माँ से मिले। पहली नजर का प्यार और फिर 1 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली और उसके 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ और माँ के स्कूल में तबादले के बाद हम इस जगह पर आ गए। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ बारिश के समय दुकान के अंदर तक पानी भर जाता है, इसीलिए उन दिनों हम तीनों कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते। बाबा बोरियों में रेत भरकर दुकान के आगे लगा देते, जिससे कि पानी अंदर न आ सके। बारिश के समय शॉर्ट सर्किट होने का भी हमेशा डर लगा रहता और इसी तरह साल दर साल हम छोटी छोटी कमियों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मैंने बाबा से 2 चीजें सीखी है, एक स्केटिंग और दूसरा है बर्फ में स्की करना। हम हर साल सर्दियों में छुट्टियां मनाने चीन रूस के सरहद पर चले जाते, जो पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र भी है। इस साल भी लियान और उसके बाबा वहां बर्फ पर स्की करने पहुंचे। कई घंटों तक जी भरकर स्की करने और ढेरों फोटो खिंचाने के बाद वो खाना खाने बैठे। ली के बाबा को कोला बहुत पसंद है। वो खाने में हर चीज के साथ कोला पीना पसंद करते हैं और इस बात को लेकर ली हमेशा अपने बाबा की खिंचाई करती। फिर लियान ने देखा कि उसके बाबा ने एक भी तस्वीर ठीक से नहीं ली और वो दोबारा उस ऊंचे पहाड़ पर जाकर फोटो खिंचाने की जिद करने लगी। लेकिन बाबा के मना करने पर वो जिद करने लगी और मजबूरन बाबा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो दोनों दोबारा पहाड़ की चोटी पर जाकर घंटों स्की करते हैं और कई सारी तस्वीरें उठाते हैं। उधर हम लियान की माँ को देखते हैं, जो स्कूल में छुट्टी न होने की वजह से उनके साथ नहीं जा पाई। उनके पड़ोसी मजाकिया मिजाज में कहते हैं, अपनी बेटी से कहो जल्दी आने के लिए, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेंगली उसे बहुत मिस कर रही है। उसकी माँ कुछ कदम घर की ओर बढ़ी ही थी कि तभी उन्हें लियान का फोन आया। उसे जल्दी अस्पताल बुलाया है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब उसकी माँ वहाँ पहुंची, लियान माँ से लिपट कर रोने लगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अच्छे बैकग्राउंड में तस्वीरें लेने के लिए लियान कुछ दूर निकल आई थी। उसके बाबा ने देखा कि लियान जिस तरफ जा रही है वहाँ खाई है। उसके बाबा से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कान में हेडफोन होने की वजह से लियान को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसीलिए वो तेजी से स्की करते हुए लियान से आगे निकलकर उसे रोकने के लिए सामने की तरफ खड़े हो गए। तब तक लियान बाबा को देखकर रुक जाती है, मगर बेटी को आगाह करने की धुन में सवार उसके बाबा ने देखा ही नहीं कि वो पहाड़ के किनारे तक आ पहुंचे हैं, जिसकी बर्फ की सतह बहुत पतली है, जो कि उनके वजन से टूट गई और वो बर्फ में कई फुट नीचे आ गिरे। तुरंत अस्पताल लाकर उन पर कई ऑपरेशन किए गए। उन्हें बचा तो लिया गया, मगर वो फिलहाल कोमा में हैं और उनकी सांसें लाइफ सपोर्ट से चल रही है। मालूम नहीं कब तक होश आएगा। इसी तरह 1 साल बीत गए। दोनों माँ बेटी बाबा की देख रेख में दिन रात लगे हुए हैं। फिर एक दिन लियान ने अपनी माँ को किसी से बातें करते हुए सुना। वो पैसे उधार मांग रही है, यानी कि उनकी जमा सारी पूंजी बाबा के इलाज में खर्च हो चुकी है। डॉक्टर ने माँ को बताया कि पिछले 1 साल से इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है और न ही आगे कोई उम्मीद है। अच्छा होगा कि अब उनके पति को जाने दिया जाए। ये बात लियान ने भी सुन ली। उसने माँ से कहा कि मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूंगी, लेकिन बाबा को यूं मरने नहीं दूंगी। उसे जाते हुए देख माँ बोली, मैं पहले ही अपना दस्तखत दे चुकी हूँ। कुछ ही देर बाद उनकी लाइफ सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। ये सुनकर ली रो पड़ती है और इस तरह उनके बाबा का सफर उनके साथ यहीं पर खत्म होता है। अब कुछ सरकारी नियम बचे हैं जो मरने वाले के परिवार को पूरा करना पड़ता है। वो लियान के पिता के सारे डॉक्यूमेंट्स सरकारी दफ्तर में जमा दे आते हैं, मगर रास्ते में लौटते हुए एक छोटे से कुत्ते का बच्चा उनका रास्ता रोक लेता है। उसकी मासूम सी आंखें और प्यारे से चेहरे को देखकर लियान खुद को उसे प्यार करने से रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, ये रास्ते का कुत्ता है, काट सकता है। लियान थोड़ी दूर में बैठकर उसे प्यार से देख रही है कि तभी वहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने उन दोनों से माफी मांगते हुए कहा, ये कुत्ता बड़ा बदमाश है, बार बार भाग आता है, और उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। मगर उस पपी की नजर लियान से हट ही नहीं रही।
वो उसके पास आने के लिए दुकानदार की गोद में ही मचलने लगा। हम देखते हैं कि उस दुकानदार का कुत्तों के बच्चों का व्यापार है और ये पपी उसी की दुकान से भाग कर आया था और लियान की माँ उसे वहां से लेकर चली जाती है। उस रात वो पपी किसी तरह दुकान से भाग जाता है और रास्ते में किसी तरह की महक का पीछा करते करते वो सड़क से एक गली तक पहुंचा और गली से होते हुए एक घर के दरवाजे पर खुले दरवाजे को ढकेलकर वो अंदर घुस आया और एक टेबल पर चढ़कर वहां रखे चेयर पर सो गया। और तभी हम कमरे में लियान की माँ को देखते हैं। उनके हाथों में एक रॉकेट का खिलौना है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये कमरा दरअसल लियान के बाबा का है, जिन्हें रॉकेट और स्पेस से बहुत प्यार था। लियान की माँ ने देखा कि वो पपी उसके पति की कुर्सी पर बैठे उसे देख रहा है। इतने में लियान भी वहां पहुंची और उस कुत्ते को देखते ही पुचकारने लगी। वो उसे देखते ही पहचान गई कि ये वही पपी है जो उन्हें आज रास्ते में मिला था और दौड़कर उसके लिए पानी लाने गई। लेकिन इस बीच ही उसकी माँ कुत्ते के बच्चे को घर के बाहर छोड़ देती है। वो बार बार घर के अंदर आने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा बंद कर देती है और लियान से कहती है, अभी हमारी मानसिक हालत ठीक नहीं, हम किसी कुत्ते के बच्चे को घर पर पनाह नहीं दे सकते। ये सुनकर लियान उदास हो जाती है और घर के बाहर भी आकर देखती है, मगर वो पपी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अगले दिन स्कूल में लियान अपनी दोस्त मेंगली से कहती है कि मैं उस पपी को अपने पास रखना चाहती हूँ, मगर माँ कभी राजी नहीं होगी। उसका इतना कहना ही था कि वो पपी उन्हें फिर रास्ते में मिल जाता है। लियान ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, मगर मैं तुम्हें नहीं रख सकती, इसीलिए तुम वापस अपने मालिक के पास लौट जाओ। और इतना कहकर वो अपने क्लासरूम में चली आती है। थोड़ी देर बाद बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और फिर से हम उसी पपी को देखते हैं जो लियान का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है और अब वो उसे ही ढूंढ रहा है। शोर सुनकर सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और वो पपी लियान को देखते ही उसके पास दौड़कर पहुंच जाता है। वहाँ खड़े प्रिंसिपल ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस सड़क के कुत्ते को बाहर फेंकाओ। मगर ये सुनकर लियान को बहुत बुरा लगता है और वो दौड़कर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों से उस पपी को लेकर कहती है, ये मेरा है, कल रात माँ ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब ये सुनकर वहाँ खड़ी उसकी माँ कुछ कह भी नहीं पाती। घर लौटकर उसकी माँ ने देखा लियान उस पपी से कह रही है, अब तुम यही रहोगी और जब मैं स्कूल में रहूंगी तो तुम इस रेस्टोरेंट में पहरा दोगे। ये सुनकर उसकी माँ बोल पड़ी, कुछ ही महीनों बाद तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, इस कुत्ते के बारे में न सोचकर तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन लियान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा कि वो खुद इस बच्चे का ख्याल रखेगी। ये सुनकर जब उसकी माँ गुस्से से उस कुत्ते के बच्चे को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी, वो उन पर भौंकने लगता है और इतनी तेज भौंकता है जैसे वो किसी चीज के लिए उसे आगाह कर रहा हो। लियान की माँ डरकर 2 कदम पीछे हट गई और तभी छत से लटके सीलिंग फैन नीचे आ गिरती है, जो देखकर उसकी माँ हैरान है। अगर ये कुत्ते का बच्चा ना होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये सोचकर ही उसकी माँ लियान को वो पपी रखने देती है, मगर एक शर्त है कि वो घर के अंदर नहीं बाहर रहेगा। लियान ने देखा कि पपी की आंखों में कचरा जमा है, यानी कि बाहर रहने की वजह से उसे ठंड लगी है और वो चुपके से उसे कमरे में ले आती है। वो पपी फिर से जाकर उसके पिता की चेयर पर बैठ गया। वो ठीक उसके बाबा की तरह सोफे पे बैठकर फुटबॉल देखता है और जब भी लियान कोला लेकर आती है वो पपी इतना खुश होता है जैसे कि मानो ये उसके पसंदीदा ड्रिंक हो। लियान की एक आदत है कि जब भी उसे अपने बाबा से कुछ कहना होता वो उनके नंबर पे मैसेज करती। हालांकि वो मैसेज उन तक कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली रहती कि वो सब कुछ अपने बाबा को बता रही है। वो लिख रही है, बाबा कल मैंने आपको जिस पपी के बारे में बताया था आज वो आपके चेयर पर जाकर बैठ गया। उसे आप ही की तरह फुटबॉल देखना पसंद है और उसे कोला भी बहुत पसंद है। और फिर लियान उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचने लगी। वो उसे किसी भी नाम से बुलाती, पपी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी लियान की नजर सामने टेबल पर रखी कोला पर पड़ी और उसने उसे कोला कहकर बुलाया। वो जितनी बार उसे कोला कहती वो अपनी जगह से उछल पड़ता और तब लियान ने मुस्कुराते हुए अपने बाबा को मैसेज किया, मैंने आज से इसका नाम कोला रख दिया है। अब इधर एक दिन मेगली ने लियान से कहा, मैंने अपनी नानी से भविष्य बताना सीखा है, तुम चाहो तो मुझसे कोई भी सवाल कर सकती हो। लियान बोली, मैं अपने बाबा के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेगली ने उसके सामने 2 कार्ड रखे और आंख बंद करके उनमें से किसी एक पर हाथ रख देने को कहा। उनमें से एक कार्ड का नाम व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जिसे चुनने का मतलब है कि तुम्हारे बाबा किसी और लोक में चले गए हैं, और दूसरे कार्ड का नाम फूल है, यानी कि उनका इसी दुनिया में पुनर्जन्म हो चुका है। तभी कोला कूदकर लियान की गोद पर आ गया और उनमें से एक कार्ड को मुंह में दबा लेता है, जो कार्ड फूल का कार्ड था, यानी कि
उसके बाबा का पुनर्जन्म हुआ है। धीरे धीरे लियान का अधिकतर वक्त कोला के साथ बीतने लगा। वो जब भी उसके साथ रहती बहुत खुश रहती, हमेशा हंसती रहती। ऐसा लगता जैसे कोला ने उसकी सारी परेशानियों और दुखों को दूर कर दिया है। कुछ महीनों बाद एक दिन हम देखते हैं कि लियान दुकान के बाहर लगे कुछ लीफलेट्स फाड़ रही है, जिसमें उसकी माँ ने इस दुकान को बेचने का इश्तिहार दिया है। उसकी माँ ने बताया, दुकान पे आने वाले ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं। कई महीनों से हम नुकसान उठा रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक से लिया हुआ कर्जा भी हम चुका नहीं पा रहे। इसीलिए मजबूरन हमें ये दुकान बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम लियान को एक पुराने से टूटे हुए जहाज के पास देखते हैं, जो उसकी सीक्रेट प्लेस है, जहाँ पर उसने अपने बाबा की तस्वीर रखी है। ये वो जगह है जहाँ पर लियान अक्सर अपने बाबा के साथ आया करती थी। उसे अतीत के वो पल याद आते हैं जब स्कूल से लौटकर वो बाबा के हाथों के बने नूडल्स खाने की जिद किया करती। कितने अच्छे थे वो दिन, ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। लियान ने कोला से कहा, उस दुकान के हर कोने में बाबा की यादें हैं, मैं उन्हें बेचने नहीं दे सकती। कोला ने भी भौंकते हुए अपनी भाषा में मानो सहमति जताई हो। उधर लियान की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सामने टेबल पर रखे अपने परिवार की पुरानी तस्वीर को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब इश्तिहार देने के अगले दिन से ही ग्राहक दुकान खरीदने के लिए आने लगे, मगर कोई न कोई बहाना बनाकर लियान उन्हें वहाँ से भगा देती। अब की बार किसी के दुकान खरीदने के लिए आने पर माँ ने लियान को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसने अंदर से इतना शोर मचाया कि वो आदमी बिना पूछताछ किए ही वहाँ से चला जाता है। फिर बरसात उतर आई। दुकान के अंदर घुटने तक पानी जम गया। माँ और बेटी पानी निकालने में लगे हुए हैं। इतने में उन्होंने देखा कि कोला जोर जोर से भौंक रहा है। उसकी माँ ने देखा कि उनके परिवार की एक तस्वीर पानी में बह रही है। उसने उसे उठाकर किसी ऊंची जगह पर रख दिया। तभी शॉर्ट सर्किट होता है और एक तार को टूटकर पानी में गिरता देख लियान माँ को बचाने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उन्हें लगा कि पानी में बिजली के तार के गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, पानी में कोई करंट नहीं। और तब उनकी नजर मेन स्विच पर गई, जो कि कोला ने जाकर बंद कर दी है। ये देखकर दोनों चौंक पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाबा हमेशा बरसात के दिनों में जब दुकान के अंदर पानी भर आता था, मेन स्विच ऑफ करना कभी नहीं भूलते थे। और इस बात पर लियान की माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने कोला को घर के अंदर लाने की अनुमति दे दी। अब से वो घर के बाहर नहीं बल्कि अंदर रहेगा। लियान की तो खुशी का ठिकाना नहीं। माँ को भी एक नए सिरे से इस दुकान को चलाने की उम्मीद मिली। वो अपने स्कूल की नौकरी और इस रेस्टोरेंट को चलाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। एक दिन मैंगली लियान को अपने साथ फुटबॉल मैच दिखाने ले गई और बातों ही बातों में उससे कहा, तुम पहले स्केटिंग किया करती थी, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहा करती थी, मगर पिछले कुछ सालों में तुमने सब कुछ छोड़ दिया। इस तरह तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। फिर उसने जर्सी नंबर 5 के लड़के को दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो तुम में दिलचस्पी रखता है, तुम्हें अब एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए। पीछे से सब कुछ सुन रहा कोला अचानक से उस पर भौंकने लगता है। घर आकर कोला कमरे में पड़ी एक अलमारी को देखकर जोर जोर से भौंक रहा है। जब लियान ने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर उसका वो स्केट बोर्ड है जिसे उसके बाबा सिखाया करते थे। बाबा की याद आने पर लियान ने अलमीरा का दरवाजा बंद कर दिया और कोला को लेकर बाहर टहलने चली गई। अब अचानक कोला उसके हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाकर किसी और भागने लगा। लियान भी उसके पीछे पीछे भागी। उसने देखा कि कोला ने किसी लड़के के ऊपर हमला कर दिया है। लियान ने गौर से देखा तो वो वही लड़का जर्सी नंबर 5 है जिसे उसने आज फुटबॉल मैदान में देखा था। उसका नाम जुंग है और वो वहाँ स्केटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। उसने लियान को देखकर कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी ही घर की दूसरी गली में रहता हूँ। पहले रोज तुम्हारी दुकान पर खाना खाने आया करता था, मगर अब नहीं आता क्योंकि उसमें पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सुनकर लियान चुपचाप वहाँ से जाने लगी और फिर एक बार मुड़कर कहा, तुम वैसे भी स्केटिंग करते हुए गिर जाते क्योंकि तुम्हारा एंगल सही नहीं था। अब एक दिन लियान के दादा ने कहा कि जरूर तुम्हारे पिता की कोई सीक्रेट रेसिपी थी जिस वजह से उसके खाने में अलग ही जायका था, जो अब लाख कोशिश करने पर भी हम ला नहीं पा रहे और जिसकी वजह से ग्राहक कम होते जा रहे हैं। उसी दिन उसने अपनी माँ को कहते हुए सुना कि लोन की EMI हर महीने खाली जा रही है, कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है। जिसके बाद लीना अपनी स्केटबोर्ड को बेचने के लिए दुकान पर पहुंची, लेकिन उसके बहुत कम दाम मिलने की वजह से वो वहाँ से वापस जाने लगी। तभी उसने जुंग को देखा जो अपनी स्केटबोर्ड ठीक करवाने के लिए आया है। दुकानदार ने देखकर कहा कि इसके चक्के बदलवाने पड़ेंगे, 4000 रुपए लगेंगे। ये सुनकर लियान वापस आती है और कुछ ही मिनटों में
उसके स्केटबोर्ड के चक्के को ठीक कर देती है। इसके बाद जुंग दुकानदार को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और लियान का शुक्रिया अदा करता है उसके 4000 रुपए बचाने के लिए। लियान बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, कल मेरे कोला की वजह से ही तुम अपने स्केटबोर्ड से गिर गए थे और उसका चक्का टूट गया था। लेकिन फिर भी जुंग ने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए आगे से किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर कहना। और ये सुनने के बाद लियान ने उससे पूछा, मेरे बाबा के रेस्टोरेंट से खाना लेकर जाया करते थे और अब तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, यानी कि तुम्हें खाने में वो फर्क समझ में आया है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उस सीक्रेट रेसिपी को ढूंढने में। और फिर वो उसे कल बाजार में मसालों की दुकान के सामने मिलने को कहती है। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह मसालों के बाजार पहुंचे। जुंग अलग अलग तरह के मसालों को चख रहा है, मगर सच तो ये है कि उन दोनों में से किसी को नहीं मालूम कि लियान के बाबा कहाँ से मसाला खरीदा करते थे। इतने में कोला लियान को किसी तरफ लेकर भागने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागे और वो एक मसाले की दुकान पर आकर रुक गया। उस दुकानदार ने देखते ही लियान को पहचान लिया और कहा, अरे तुम्हारे बाबा मेरे बहुत पुराने ग्राहक थे। और लियान ने अपनी बुद्धि का प्रमाण देते हुए झट से उसे कहा, बाबा जो भी मसाला लिया करते थे वो मुझे बांध दे। और झटपट उसे लेकर घर आ गई। माँ ने जुंग को देखते ही कहा, अरे तुम तो वही लड़के हो ना जो दिन भर स्कूल में बदमाशियां करते फिरते हो। लियान बोली, ये बाबा का पुराना ग्राहक है, इसी ने मेरी मसालों को खरीदने में मदद की है। फिर उन्हीं मसालों से सही मापतौल में इस्तेमाल करके खाना बनाया गया। खाना बिल्कुल ठीक बना है, मगर फिर भी कुछ तो कमी है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही। इधर कोला ना जाने क्यों जोर जोर से भौंक रहा है। लियान जुंग को बार बार खिलाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे समझ में आ जाए कि मसालों में क्या कमी है, मगर तीखे की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा है। और फिर उसने बाहर जाकर एक कोला की बोतल उठाई और आधी खुली बोतल वहीं टेबल पर रख दी। और तभी कोला ने उछलकर वो खुली बोतल गिराकर कढ़ाई में उड़ेल दी। ये देखकर दादा ने खाना चखकर देखा कि अभी भी ये खाने लायक है या नहीं, लेकिन ये क्या, स्वाद तो हूबहू लियान के बाबा की तरह है। और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो सीक्रेट दरअसल कोला है जो कि उसके बाबा को बेहद पसंद था और यही वो हर खाने में डाला करते थे। वो सभी खुश होकर कोला को थैंक यू कहने लगे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लियान के बाबा वाकई में हर खाने में कोला मिलाते थे, जिससे उनके खाने में एक अलग तरह का जायका आ जाता जो कि उनके ग्राहकों को बेहद पसंद था। इसके बाद जुंग लियान का वो स्केटबोर्ड भी खरीद लेता है और उन पैसों को लियान अपनी माँ को थमा देती है ताकि वो लोन का कुछ कर्ज अदा कर सके। अब घर लौटते वक्त जुंग और लियान को रास्ते में खड़े होकर बातें करते हुए उसकी माँ ने ऊपर से देख लिया। वहीं कोला भी खड़ा था और उसकी माँ और कोला की नजर एक दूसरे से टकराई। अब अगले दिन स्कूल में जुंग के पेरेंट्स को बुलाया गया है क्योंकि उसकी बदमाशियां हद से ज्यादा बढ़ गई है। लियान ने उसे आकर स्कूल के बाद मिलने को कहा। फिर वो दोनों लियान के उसी सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर वो कभी अपने बाबा के साथ आया करती थी। ये 1990 के दशक का विमान है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था, मगर अब वहाँ कोई नहीं आता। जुंग ने बताया कि वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, मगर उसके माँ बाबा ऐसा नहीं चाहते। और फिर वो लियान को एक हेडफोन गिफ्ट करता है जिसमें उसका एक पसंदीदा गाना बज रहा है। वो गाना सुनते ही लियान को दुर्घटना वाला दिन याद आ गया। इसी गाने को जोर से सुनने की वजह से वो उस दिन बाबा की आवाज सुन नहीं पाई थी और अपनी ही लापरवाही की वजह से उसने बाबा को खो दिया। ये याद आते ही लियान हेडफोन फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। उधर लियान की माँ स्कूल की नौकरी छोड़ रही है क्योंकि वो नौकरी और रेस्टोरेंट दोनों की ही जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रही। उसे किसी एक को चुनना होगा। और फिर लियान के कॉलेज एंट्रेंस भी सामने है। उसे घर पर रहकर लियान पर भी पूरा ध्यान देना होगा। प्रिंसिपल ने बताया कि पिछले टेस्ट में लियान के नंबर बहुत कम आए हैं। वो आजकल जुंग नाम के लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना होगा। घर आकर लियान की माँ कोला को एक बार फिर घर से बाहर निकाल दे रही है और लियान से कहती है कि अब उसे पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना होगा। लियान ने गुस्से में कहा, आप कोला को बाहर नहीं निकाल सकती, और कहा कि आप हर फैसला अपनी मर्जी से लेती हो। मैं क्या चाहती हूँ इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से में कोला को लेकर घर से निकल गई। मगर इतनी रात को वो जाए तो जाए कहाँ, इसीलिए सबसे पहले उसने मेंगली को फोन किया। पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ है। अब कोई और रास्ता न पाकर उसे जुंग का ख्याल आया जो उनके घर के 2 गली छोड़कर ही रहता है, मगर उसे उसका घर नहीं मालूम। रास्ते पर खड़े होकर वो उसका नाम पुकारने लगी। भाग्य से जुंग ने उसकी आवाज सुन ली और उसे अपने घर के अंदर ले आया।
लियान बोली, माँ से झगड़ा हो गया है, आज रात तुम मुझे अपने घर में रहने दो। जुंग राजी हो गया और अब वो तीनों बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी में किसी तरह की हॉस्पिटल का सीन चल रहा है जिसे कोला बड़े ध्यान से देख रहा है। ये देखकर जुंग बोल पड़ा, ऐसा लग रहा है मानो इसे सब समझ आ रहा हो। और इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं और कोला गुस्से से जुंग पर भौंकने लगा। फिर लियान ने कोला को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद लियान ने जुंग से उस दिन के लिए माफी मांगी। वो उसका दिया हुआ हेडफोन फेंक कर वहां से भाग आई थी। जुंग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और फिर से लाकर उसे वो हेडफोन देता है जिसमें वही गाना बज रहा था। धीरे धीरे लियान को अपने बाबा के साथ बिताई हर एक पल याद आने लगा, जो पल अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतने में कोला बाहर आ गया और वो जुंग पर भौंकने लगा। जुंग उसे माफी मांग रहा है और उन दोनों को हंसते खेलते देखकर लियान भी अपना दुख भूलकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन जुंग ने उन तीनों के लिए नाश्ता बनाया है। तभी डोरबेल बजी। लियान की माँ मेंगली के साथ दरवाजे पर खड़ी है। वो अंदर आकर लियान को साथ चलने को कहती है, मगर लियान ने साफ साफ कह दिया कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहती। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, याद है तुमने अपने बाबा को क्या वादा दिया था कि अगर वो तुम्हें पहाड़ पे घुमाने ले जाएंगे तो तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी। उनके वादे का ख्याल नहीं तो उनके जाने का ही ख्याल कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। और लियान चुपचाप घर चली जाती है। फिर लियान की माँ ने जुंग से कहा, तुम दोनों भी बहुत छोटे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो और कॉलेज में एडमिशन से पहले लियान से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ऐसे करते हुए कई हफ्ते गुजर गए। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। जुंग कभी कभी लियान को याद करते हुए उस सीक्रेट प्लेस पर जाता है और इधर लियान ने पूरी तरह से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया है। देखते ही देखते एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए, जिसे देखकर लियान की माँ बहुत खुश होती है। मगर लियान अब भी अपनी माँ से नाराज है। उसने उस दिन जुंग को फोन किया, मगर जुंग ने उसका फोन काट दिया। इसके बाद वो मेंगली से मिलने आती है, जिसने किसी और शहर के कॉलेज में अप्लाई किया है। लियान ने भी यहाँ से दूर किसी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया है ताकि वो अपनी माँ से दूर रह सके, और ये बात उसकी माँ सुन लेती है। शाम को उसकी माँ ने पूछा, तुम तो बाबा की तरह स्पेस साइंस लेकर पढ़ना चाहती थी, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, तो फिर मेडिकल लाइन क्यों चुना? लियान ने जवाब में कहा, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फैसले होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। आपने भी तो स्कूल की नौकरी छोड़कर रेस्टोरेंट चलाने का फैसला लिया था। रात के वक्त जब लियान बाबा के कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके बाबा के पुराने कपड़ों को तह लगा रही है। लियान सोच रही है, बाबा के जाने के बाद जैसे ये घर फिर कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। माँ और मैं कोशिश करते रहे अपने अपने तरीकों से, मगर कोई अदृश्य दूरी है जिसका फासला हम दोनों पूरा कर ही नहीं पाते। अब एक दिन माँ रेस्टोरेंट के काम में बिजी है। कोला बाहर सोया हुआ है और आज लियान के स्कूल में उनकी फेयरवेल पार्टी है। तभी लियान को उसकी माँ का फोन आया, बताया कि कोला कहीं नहीं मिल रहा। घर आकर पूरा परिवार मिलकर कोला की गुमशुदगी के पर्चे बांट रहा है। उधर जुंग भी मोबाइल में कोला की तस्वीर दिखा के लोगों से उसके बारे में पूछ रहा है, और वहीं पर उसकी मुलाकात लियान से हो गई। जुंग बोला कि वो भी उनकी मदद करना चाहता है। लियान ने सहमति में सिर हिलाया और वो सभी मिलकर सुबह से शाम तक कोला को ढूंढते रहे। इधर रात के वक्त बारिश शुरू हो गई। कोला को ढूंढते हुए लियान की माँ का एक्सीडेंट किसी गाड़ी से होने ही वाला था। ड्राइवर ने बाहर निकलकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इतने में लियान ने आकर अपनी माँ का बचाव किया और उस ड्राइवर से लड़ी। फिर अगले दिन जुंग लियान को एक डॉग मार्केट बुलाता है, जहाँ पर कुत्तों का बाजार लगा है। यहाँ पर कुत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। इतनी देर में वहाँ एक आदमी कुत्तों का वैन लेकर आता है, जिसमें उन्हें कोला नजर आया और वो भागकर उसे छुड़ाने के लिए पहुंचे, मगर उस आदमी ने साफ कह दिया कि वो सारे उसी के कुत्ते हैं। और इस बात पर जुंग और उसकी हाथापाई हो गई। इधर लियान कोला को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, मगर उस आदमी ने हद से ज्यादा जुंग को पीटा। लियान जुंग को संभालने के लिए भागी और इतने में वो आदमी कुत्तों की गाड़ी लेकर वहां से फिर भाग निकला। एक वक्त पर वो दोनों वैन का पीछा करते करते थक जाते हैं। तभी पीछे से लियान की माँ स्कूटी लेकर आई और उस आदमी का पीछा करने लगती है, मगर वो आदमी किसी तरह से भी रुकने को तैयार नहीं। लियान की माँ उसे बार बार कह रही है, मेरे कोला को वापस कर दो, मगर वो आदमी नहीं सुनता। आखिरकार कोई रास्ता ना पाकर लियान की माँ ने अपनी स्कूटी को वैन के सामने खड़ा कर दिया, जिसके टक्कर हो जाने पर दोनों को चोटें आई। वो आदमी उठकर लियान की माँ को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन लियान की माँ ने उल्टा उसे काबू कर लिया। अब वो जैसे ही कोला का दरवाजा खोलने गई, वो आदमी चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर सही वक्त पर जुंग ने आकर उस आदमी को रोक लिया। कोला बाहर निकलते ही किसी और भागा और एक पुराने घर के सामने आकर रुक गया।
जहाँ पर उसी की तरह कई सारे कुत्ते को उस आदमी ने पकड़ कर रखा था। कोला ने सबको आजाद कर दिया। इधर पुलिस ने भी उस कुत्ता पकड़ने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया। कोला को वापस पाकर वो सभी बहुत खुश हैं। फिर वो कोला को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने बताया कि उस आदमी ने कोला को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाई, वो बिल्कुल ठीक है। इधर जुंग ने लियान को बताया कि उसे एयरफोर्स में भर्ती मिल गई है और उसने ट्रेनिंग बेस के लिए इसी शहर को चुना है, जबकि लियान ने बताया कि वो तो यहाँ से बहुत दूर किसी और शहर में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रही है। जिसे सुनकर जुंग को लगा कि शायद लियान उससे दूर जाना चाहती है। उसने लियान से कहा, बिल्कुल ठीक किया, तुम एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। ये सुनकर लियान ने गुस्से में कहा, पिछले 1 साल से तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ कि हम दोनों में क्या रिश्ता था? जुंग ने जवाब में कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर लियान गुस्से में अपनी माँ को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद लियान की माँ ने बताया कि आज जुंग ट्रेनिंग के लिए चला जा रहा है। लियान बोली, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। तब उसकी माँ ने समझाया, तुम अब बड़ी हो गई हो, कॉलेज में हो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हो। जो सुनकर लियान समझ गई कि अब उसकी माँ ने जुंग को अपना लिया है और वो उसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी, मगर पहुंचने में बहुत देर हो गई। जुंग घर से निकल चुका है। लियान ने उसे एक मैसेज दिया, शायद हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, मगर मैं चाहूंगी कि भविष्य में कभी हमारे रास्ते एक दूसरे से जरूर टकराए और हम दोबारा एक दूसरे को मौका दे सके। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब लियान को अपने कॉलेज की जिंदगी शुरू करने के लिए हॉस्टल में जाना होगा। वो कह रही है कि एक बार जब हम घर की दहलीज पार कर लेते हैं तो फिर पहले की तरह कभी लौट कर नहीं आ पाते। वापस लौट कर भी अब मैं वो पुरानी मैं नहीं रह जाऊंगी। साल बीतने लगे। लियान कॉलेज की हर छुट्टियों में माँ के पास घर आती, लेकिन इस घर पर और घर के लोगों पर भी उम्र की चादर चढ़ने लगी है। माँ बूढ़ी होने लगी है और साथ में कोला भी। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। लियान की माँ का रेस्टोरेंट अब बहुत अच्छी तरह चल रहा है और पढ़ाई पूरी करके एक दिन लियान भी वापस लौट आती है। अब की बार माँ ने लियान को किसी आदमी से मिलाया जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। रात के वक्त खाना बनाते हुए जब गैस सिलेंडर में किसी तरह की दिक्कत आने लगी, माँ ने उसी आदमी को फोन करके बुलाया। तब लियान इशारे से कोला को उसे काटने के लिए कहती है, मगर ये क्या, थोड़ी देर बाद कोला तो उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि कोला को भी वो आदमी बहुत पसंद है। रात के खाने पर वो आदमी कहता है, लियान तो बहुत खूबसूरत है, उसे स्कूल में लड़के तो बहुत परेशान करते होंगे। तब लियान की माँ बोली, स्कूल में एक लड़का उसे पसंद करता था, मगर मैंने उन दोनों का ब्रेकअप करवा दिया था। जिस पर लियान ने कहा, माँ हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ, हमने बस बातें करना बंद कर दिया। और फिर अगले दिन माँ लियान और मेंगली को लेकर उसके बाबा के पुराने गांव जा रही है, जहाँ उसके बाबा का रेस्टोरेंट हुआ करता था और जहाँ पहली बार वो उनसे मिली थी। वहीं पर लियान का जन्म भी हुआ। प्राइमरी स्कूलिंग भी लियान की वहीं पर हुई और फिर मेरे स्कूल में तबादला होने पर हम यहाँ शहर रहने चले आए। गांव के पुराने घर को देखकर उनकी खट्टी मीठी यादें दोबारा ताजा हो गई, जहाँ उनके साथ हमेशा बाबा हुआ करते थे। उन पलों को याद करके उन्हें हंसना और रोना दोनों आ रहा है। इतने में कोला बाहर की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे लियान दौड़ी। कोला सीधा जुंग से जा मिला और लियान को समझ में आया कि उसकी माँ ने ही दरअसल जुंग को यहाँ उससे मिलने बुलाया है। जुंग उसके पास दौड़ा चला आया और उसे देखकर लियान की आंखें भीग गई। उनकी माँ ने बताया कि ठीक इसी जगह पर वो उसके बाबा से मिली थी और उसके 1 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली थी। शाम के वक्त वो ऊंची पहाड़ी पर चले गए, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता हुआ दिखता है। उत्साहित होकर सभी ने अपने मन की बात कही। मेंगली ने कहा कि उसे उसकी नौकरी अच्छी नहीं लग रही। माँ ने कहा कि वो आज लियान और जुंग को देखकर बहुत खुश है। लियान और जुंग ने एक साथ कहा कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मेंगली और माँ बहुत खुश होते हैं, जैसे उनकी जिंदगी से खो गई खुशी उन्हें वापस मिल गई हो। और इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिस दिन लियान जुंग के घर रुकी थी और अगले दिन लियान की माँ ने जुंग से काफी देर तक बातें की थी। उन्होंने कहा था कि कॉलेज में दाखिला होने से पहले वो लियान को किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं करेगा। तब तक अगर उनका प्यार मुकम्मल रहा तो वो उन्हें अपनी इजाजत दे देगी। और आज उसकी माँ उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश है और उनकी शादी में भी उनकी रजामंदी है। उस दिन के बाद वो दोनों कोला के साथ मिलकर बहुत समय गुजारने लगे और अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। लियान चाहती है कि उसके बाबा की गैर मौजूदगी में कोला उसे लेकर स्टेज तक जाए और इतना कहकर वो कोला को ढूंढने लगती है, मगर वो किसी कोने में चुपचाप सोया पड़ा है। उसे डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं। धीरे धीरे
उसकी हालत में और गिरावट आएगी और उसे अब यही अस्पताल में रखना होगा, मगर बीच बीच में वो उसे मिलने आ सकते हैं। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, मगर लियान कोला को बहुत मिस करती है। माँ ने अस्पताल से ही वीडियो कॉल करके कोला को दिखाया। वो पहले से ज्यादा बीमार लग रहा है। शादी से कुछ दिन पहले उसकी माँ उसे बहुत सारा सोना देती है, जो उसके बाबा ने तब जमाना शुरू किया था जब वो बहुत छोटी थी, और उसके बाबा के जाने के बाद उसकी माँ ने ये परंपरा जारी रखी। अपने माँ बाबा के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर लियान का दिल भर आया। अगले दिन उसकी शादी है, मगर कोला वहाँ नहीं आ पाया। अस्पताल में उनके दादा उसके देख रेख के लिए बैठे हैं। बीच में जब वो पानी पीने के लिए उठे, कोला वहाँ से भाग गया और सीधा लियान के पास आ गया। लियान उसे देखकर चौंक जाती है। वो लियान की गंध पहचानता है, इसीलिए बचपन की तरह आज भी वो उसकी गंध सूंघता हुआ उस तक पहुँच गया। और फिर आश्चर्यचकित तरीके से कोला ने अपना सिर लियान के सिर के साथ टिका दिया। ये बिल्कुल वैसा था जैसा लियान के बाबा उसके साथ किया करते थे, जिसे देखकर लियान की आंखें भर आती है। उन्होंने कहा था कि वो उसकी शादी के दिन काले कोट और लाल बू में होंगे और स्टेज पर चलते हुए अपनी बेटी का हाथ उसके हमसफर के हाथ में देंगे, जो तुम्हें जिंदगी भर ढेर सारी खुशियां देगा। लियान को ऐसा लगता है जैसे उसके बाबा की आत्मा कोला की आत्मा से किसी तरह जुड़ गई हो, क्योंकि कोला को हमेशा सब कुछ पता होता। उनका पहली बार मिलना, स्कूल में उसका पीछा करते हुए आना, उसकी माँ को सीलिंग फैन गिरने के हादसे से बचाना, उन्हें सही मसाले की दुकान तक पहुँचाना, यहाँ तक कि खाने में कोला की बोतल को गिराना, जुंग को उसके पास सोफे में बैठा देख उसके ऊपर भौंकना, बारिश के दिनों में उसके लिए छाता लेकर आना, बिल्कुल जैसा उसके बाबा किया करते थे। कोला जैसे उसके बाबा की परछाई हो, जिसने जिंदगी भर अपनी बेटी पर नजर रखी हो, उसे हर मुसीबत से बचाया हो, रोते हुए उसको हंसाया हो। उसके बाबा जिंदा होते तो उसके लिए यही सब कर रहे होते, जिनकी कमी कोला ने पूरा कर दी। और लियान उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेज में कोला लियान के साथ चल रहा है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर जुंग ने झुककर कोला से कहा कि वो हमेशा लियान का ख्याल रखेगा। और फिर कोला जाकर उसकी माँ के बगल वाली चेयर पर बैठ गया और उसकी माँ उसे एक लाल रंग का बो लगा देती है। पूरी शादी हंसी खुशी हो जाने के बाद उन्होंने गौर किया कि कोला अपने चेयर पर नहीं है। वो सभी उसे ढूंढने लगे और वो उन्हें एक कोने में सोया हुआ मिला। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर ने कहा कि कोला को बहुत दिनों से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। वो काफी लंबे अरसे से बहुत तकलीफ में है और हमें चाहिए कि अब हम उसे यूथनेशिया के जरिए इस तकलीफ से आजादी दे दे। लियान की माँ ने उससे कहा, तुम्हारे बाबा के वक्त भी मुझे ये कठोर फैसला लेना पड़ा था, जिसके लिए मैं आज भी अपने आप को अपराधी महसूस करती हूँ। इसीलिए अब फैसला तुम्हारा होगा। रात के वक्त अकेले कमरे में बैठे हुए लियान को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज उसे बाबा की बहुत याद आ रही है। उसे बाबा से पूछने का मन कर रहा है कि अगर वो उसकी जगह होते तो क्या करते, और इसीलिए वो उनके नंबर पर कॉल लगाती है, ये जानते हुए भी कि वो फोन कभी नहीं लगेगा। मगर हैरानी की बात है कि वो फोन बज उठता है, जिसकी आवाज उसकी माँ के बैग से आ रही है, जो वो गलती से घर पर ही छोड़ गई। लियान ने देखा कि उसने बाबा के फोन पर जितने भी मैसेज आज तक भेजे थे, सब उसकी माँ को मिले हैं। कोला के मिलने से लेकर जुंग को पसंद करने तक वो सारी बातें जो उसने बाबा से कही, वो सब उसकी माँ पढ़ चुकी है। यहाँ तक कि उसकी माँ ने आज तक उसके पापा का फोन चालू रखा है। इसके बाद लियान दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची और फोन को सामने रखते हुए उनसे माफी मांगी अपनी सभी नादानियों और बदतमीजियों के लिए जो उसने अपनी माँ के साथ की। और फिर उसने कहा कि बाबा की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। अगर उस दिन मैंने दोबारा पहाड़ी पर जाने का जिद न किया होता तो आज वो हमारे साथ होते। माँ ने उसे संभालते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो होना लिखा होता है वो होकर रहता है। और फिर उस फोन का होम बटन दबाते ही वॉलपेपर में उन तीनों की तस्वीर उभर आती है। और माँ ने कहा, देखो तुम्हारे बाबा कहीं नहीं गए, वो हमेशा से हमारे साथ ही हैं। लियान के सीने से उसके बाबा की मौत का पत्थर अब हट गया है और इसके साथ ही माँ और बेटी ने मिलकर अपने इस फासले को खत्म कर दिया। अगले दिन वो तीनों अस्पताल में मौजूद हैं। माँ यूथनेशिया के लिए कोला के पेपर्स पर दस्तखत करने ही वाली थी कि लियान ने आगे बढ़कर दस्तखत कर दिए और फिर सभी ने मिलकर कोला को हमेशा के लिए विदा कर दिया। अब इतने सालों बाद एक बार फिर लियान उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में आइस स्केटिंग करने गई है, जहाँ वो कभी अपने बाबा के साथ जाया करती थी। और उनके जाने के बाद फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसने दूर से अपने बाबा और कोला को देखा।
जो उसे अलविदा कह रहे हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, क्या आप सभी को ये कहानी उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे आई थी? और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई कोला जैसा गार्जियन हो तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मनमोहक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।